आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। रामनवमी पर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हो रही निगरानी, प्रमुख आयोजन स्थलों और जुलूस मार्गों पर पैनी नजर। दिसंबर तक 80% बजट खर्च करना होगा, सीएम ने वित्त विभाग की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, हर महीने होगी समीक्षा। राज्य सरकार ने यूसीसी पर हाईकोर्ट में दिया जवाब, कहा लिव इन रिलेशनशिप धार्मिक अधिकार नहीं, विवाह के हैं काफी करीब। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर केदारनाथ पहुंचे सचिव युगल किशोर पंत, ग्राउंड जीरो पर जाकर ले अधिकारियों को जानकारी, वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। मियांवाला का नाम बदलकर रामजी नगर करने के प्रस्ताव पर क्षेत्रवासियों ने किया विरोध के बाद सीएम धामी नाम नहीं बदलने का दिया आश्वासन। नून में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, मौसम विभाग ने जारी की तापमान में और वृद्धि होने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में जिला प्रशासन और पुलिस ने नगर से टैक्सी दोपहिया वाहनों को हटाने की मुहिम तेज करते हुए सड़क पर चल रहे प्रतिबंधित रेंटल दोपहिया वाहनों को सीज कर चलाने की कार्रवाई की है, तो वहीं स्कूटी और बाइक मालिकों और चालकों को अपने वाहनों को नगर के बाहर खड़े करने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 2017 में आदेश पारित करते हुए नगर में टैक्सी परमिट पर रोक लगा दी गई थी। आदेश के बाद बाइक टैक्सी के लिए प्रशासन ने 82 बाइक टैक्सी का रजिस्ट्रेशन कर परमिट जारी किए थे। हालात ये है कि अब नगर में 1500 से ज्यादा अवैध टैक्सी बाइक और स्कूटी टैक्सी में चल रही है। स्पेशली जो टैक्सी बाइक या रेंटल बाइक की तरह संचालित करते हैं कि अगर आपके पास 2017 से पहले का परमिट है, जो जैसे कि पहले बताया गया, सिर्फ 82 लोगों के पास है, अगर वो है तो आप नैनीताल के अंदर टैक्सी बाइक की तरह संचालित कर पाएंगे, परंतु आपकी पार्किंग 3 स्थानों पे होगी, या तो तलिता धर्मशाला ग्राउंड में होगी, या मेट्रोपोल में होगी, या उसके आगे नारायण नगर पार्किंग में होगी। अगर आपने वहां पार्क नहीं की है और आपकी गाड़ी कहीं पर भी पार्क की हुई पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध ही ये इन्फोर्समेंट ड्राइव की जा रही है। इनकी गाड़ियां जगह जगह पार्कड हैं, तो उनको वहां से हटाया जा रहा है, चलानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बाइक्स जिनके पास परमिट नहीं है नैनीताल के अंदर आने का, उनको भी नैनीताल से बाहर निकाला जा रहा है। उनको भी अलग से एक पार्किंग स्थल दिया जा रहा है कि वो अगर अपना रोजगार संचालित करना चाहते हैं तो नैनीताल के बाहर से संचालित करेंगे, शहर के अंदर आने की उनकी परमिशन नहीं है। हरिद्वार के सराय क्षेत्र में स्थित एक अवैध मजार को प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसडीएम अजवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस मजार को तोड़ने से पहले नोटिस जारी किया गया था। देखिए, सराय में जो उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जो जगह थी, वहाँ पे अवैध अतिक्रमण था, तो उसके संबंध में ही पूरी विधिवत कार्रवाई करी गई, जिसमें पूर्व में नोटिस वगैरह दिए गए थे, आदेश जारी हुए थे। उसके बाद आज ये कार्रवाई करी गई, उसको हटाया गया। किस तरह का अतिक्रमण था? ये धार्मिक संरचना थी, वहाँ पे मजार के रूप में थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हटाया गया। नोटिस भी दिए हुए थे और नोटिस वगैरह पूरी सिंचाई विभाग की तरह टाइम भी दिए गए थे, उसके बाद पर्याप्त समय भी दिया गया था, बहुत टाइम हो गया। सर, इस तरह के स्ट्रक्चर और भी है कार्रवाई? देखिए, इस संबंध में तो जैसे जैसे संज्ञान में जो आता जाता है, उसके बारे में जो संबंधित विभाग होता है उनके द्वारा नोटिस दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। अवैध स्ट्रक्चर बता जी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने वक्फ कानून का समर्थन करते हुए इसे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना को मजबूत करने वाला कदम बताया है। उनका कहना था कि इससे पूरे देश में समान व्यवस्था लागू होगी और विभिन्न समुदायों के अलग अलग बोर्ड बनाने की प्रकृति पर रोक लगेगी। स्वामी रामदेव ने कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वो केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत इस कानून का विरोध करते हैं। न रामनवमी पर, न जन्माष्टमी पर, न ईद पर, किसी भी प्रकार की जो पाबंदियां हैं राजनीति से प्रेरित होकर के वोट बैंक के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, ये सब देश में बंद होनी चाहिए। ये भारत सनातन का देश है, राम का देश है, कृष्ण हनुमान शिव का देश है और इसमें सबका आदर है। बस एक ही बात है, कोई किसी से घृणा ना करे। हिंदू तो किसी से घृणा करता ही नहीं है, मुसलमान भी अपना ईमान जो उसका मजहब है, पूजा पाठ है, वो तो जो भी मानना है माने, लेकिन मुसलमान को भी ये तो पता ही है कि राष्ट्र हमारा है, हमारे पूर्वज एक हैं, राम मुसलमानों के भी पूर्वज हैं।
ये बात अब सब मानते हैं। अब मुझे लगता है ये देश में राम के नाम पर, कृष्ण हनुमान शिव के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग जो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, ये विभाजन खत्म होगा और राम के नाते राष्ट्र एक होगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब वक्फ से संबंधित परिसंपत्तियों की कोटद्वार में भी जल्द जांच होने वाली है। कोटद्वार में वर्तमान में वक्फ से संबंधित कुल 8 परिसंपत्ति हैं, लेकिन इनमें से मात्र जामा मस्जिद में ही वक्फ बोर्ड की ओर से मुतवल्ली नियुक्त है। बाकी की परिसंपत्तियों में सरकार की ओर से कोई भी मुतवल्ली नियुक्त नहीं है। कोटद्वार में जो वक्फ से संबंधित जो संपत्तियां हैं वो ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर मुतवल्ली सारी संपत्तियों के नियुक्त नहीं किए गए। सिर्फ एक मई मुतवल्ली ऐसा हूँ जो 15-16 में नियुक्त किया है। इसके बाद 17-18 पड़ी है हमारी, 19-20 है, 21 तक है। लगभग 6 संपत्तियाँ यहाँ पे हैं, अभी उनमें मुतवल्ली नहीं है। अभी जो पुराने नाम चल रहे थे जिनकी डेथ हो गई है वो वर्तमान में नहीं है। हमने वक्फ बोर्ड में बात की है, इस बार इस सत्र में जो है यहाँ पे भी सारी जगह मुतवल्ली बना दिए जाएंगे, यहाँ से उनके प्रपोजल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट एवं दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में देहरादून में विरासत की सुदृढ़ता चिरंतन विकास की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज को एक साथ लाकर विरासत संरक्षण की उभरती प्रथाओं पर चर्चा करना है। इस दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। जो है नेचुरल हेरिटेज डिवीज़न यानी कि प्राकृतिक विरासत विभाग, हम लोग जो हैं ये 2 दिन की एक वर्कशॉप यहाँ पे करवा रहे हैं। राज्य अब 25 साल से स्थापित है, तो एक ये अच्छा समय है जबकि हम रिव्यू करें कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के बहुत सारी इश्यूज़, समस्याएं जो हैं वो उजागर हो रही हैं और दूसरी तरफ डेवलपमेंट, विकास जो है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम इन दोनों को कैसे सम्मिलित करें, अलाइन करें, ये हम लोग ये वर्कशॉप में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और देखते हैं क्या क्या समाधान निकल सकते हैं। सेफगार्डिंग हेरिटेज, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी विद डेवलपमेंट, इसमें 2 दिन अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है। वी आर टॉकिंग ऑफ फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटीज़, वी आर टॉकिंग ऑफ हिस्ट्रीज़, उसके साथ कैसे कल्चर और एनवायरनमेंट को लिंक किया जा सकता है। पानी के ऊपर भी चर्चा हो रही है। कल हम लोग जो लोकल मुद्दे हैं यहाँ के, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, मोबिलिटी और इन सब पे और चर्चा करेंगे। स्टेट के 25 साल होने के बाद अभी एक ज़रूरत है एक डायलॉग की, जिसमें हम जानने की कोशिश करें कि आगे हम किस तरीके से स्टेट को ले जाना चाहते हैं और सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ को, हेरिटेज और कल्चर को कैसे उन सब में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा जनपद चंपावत टनकपुर में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मंदिर में श्रद्धालुओं को निःशुल्क बेहतर चिकित्सा हेतु बनबसा में सीमांत सेवा फाउंडेशन के द्वारा चिकित्सा कैंप लगाकर श्रद्धालुओं को निःशुल्क जांच के औषधियां वितरण करने का बेहतर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य लाभ ले रहे पूर्णागिरि श्रद्धालुओं का कहना है कि पहली बार पूर्णागिरि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री चिकित्सा की सेवा दी जा रही है। इससे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। खोला गया है। इसमें जो माँ पूर्णागिरि के श्रद्धालु जो आते हैं, पूर्णागिरि दर्शन के बाद जो यहाँ नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो ये बनबसा से लेकर गड्ढा चौकी तक इस 5-7 किलोमीटर के एरिया में कोई मेडिकल एरिया वगैरह कुछ नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो इसके मद्देनजर हमने ये सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर खोला गया, जिसमें अभी तक लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने अभी आज इसका 6वां दिन है। 6 दिन के अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर OPD ली है। इसमें हमारे 3 डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहली बार ये जो स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगाया गया है, इससे बहुत ही लोगों को सहूलियत है, आराम हो रही है। कोई भी दिक्कत होती है तो दवा मिल जाती है, आराम होता है। तो सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ?
पूर्णागिरी आए हो? अच्छा, तो ये आज ये क्या व्यवस्था देख रहे हो यहाँ? निःशुल्क की है, अच्छा लग रहा है? तो इलाज हो रहा है लोगों का, बढ़िया लग रहा है? हम लखनऊ से आए, व्यवस्था बहुत अच्छी, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हर आदमी की सेवा ये बढ़िया, बहुत अच्छी सेवा। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया शुद्ध, मतलब जो सेवा करी जा रही है फ्री में, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। रामनगर से सामने आए एक मामले ने पत्रकारिता और वन विभाग दोनों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने नियमों के तहत वन निगम से टेंडर लिया, शुल्क जमा कर आदेश प्राप्त किया, जंगल की सफाई का कार्य शुरू किया, लेकिन तभी एक शख्स राहत सामने आया जिसने न केवल काम पर रोक लगाने की कोशिश की बल्कि पत्रकार अजहर मलिक और सलीम अहमद पर भी झूठे आरोप मढ़ दिए हैं। राहत ने कस्टडी में ली गई गाड़ियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और कुछ पोर्टल्स पर प्रसारित किया। यह अवैध कार्य पत्रकारों के इशारे पर हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि राहत खुद उस बीट में लकड़ी उठा रहा था जहां टेंडर मिला था और इसी पर वन विभाग ने कार्रवाई भी की। 18 अप्रैल 2024 की लॉट से लाखों की लकड़ी चोरी और 3.75 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ एक मजदूर के नाम पर डाला। यह दिखाता है कि असली दोषियों के नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है। ट्रॉलियां जंगल में घुसी हुई हैं और उनको पकड़ करके सुरक्षित हमारे करणपुर चौकी में खड़ा किया गया। उसमें कुछ लकड़ी पाई गई थी, तो उसके जैसी ये सूचना मिली उसके बाद तत्काल मेरे स्तर से अपने जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको जांच के लिए कहा गया और वो आज अपने स्तर से उनके द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है। और जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर इस प्रकरण में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये सीजन ऐसा होता है जिसमें ये चीजें लगातार बढ़ जाती हैं। देखिए, इस समय फैलिंग खत्म हुई है जंगल में, अब जो पलुआ है या जो इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुतों के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं और बहुत सारे लोग उसके केस में सामने आते हैं कि साहब हमको पलुआ चाहिए, ये चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्योंकि वन निगम का पातन खत्म हुआ होता है और हमको उसमें प्लांटेशन करना होता है, तो वो मटेरियल निकालना बाहर जरूरी है। असल में क्या हुआ, मैं अपने घर पे था, ईद का त्यौहार मनाने के बाद दूसरा दिन था ईद के बाद, तो मेरे पास जो है निगम वालों का फ़ोन आता है लोड में से कि लोड में 5-6 ट्रॉली लट्ठा भरा जा रहा है, क्या ठेकेदार तुम भरवा रहे हो? मैंने कहा मेरे संज्ञान में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। तो फिर मैं सीधा लोड में गया। जब तक मैं लोड में गया तब तक जो है निगम वालों ने जंगलात वालों को भी बुला लिया था। तो जब तक मैं गया तो मेरा इंतजार था जब तक वो टिलारियाँ वहाँ पर रुकी रही, जिसमें कि 6 ट्रॉलियाँ थी, जिसमें 2 ट्रॉली में अभी माल नहीं डाला था, 4 ट्रॉली में माल भर चुका था, मोटा मोटा लट्ठा सा जो उसमें मोटी मोटी लकड़ी भरी हुई थी। उसकी मैंने वीडियो बनाई है और उसमें वहाँ मौजूदा जो लेबर थी, मैंने पूछा भाई किसने भरवाया है? उन्होंने कहा वो सलीम एक पत्रकार है और एक साहिल है, वो भरवा रहे, हमें तो वो लेकर आए हैं। मैंने ठेका किसका है? तो बोले समी खान है कोई बाजपुर से। तो मैंने ठेका किस चीज़ का है? कह रहे सफाई का ठेका है। हमारे पास जो है उनसे मेरी थोड़ी नोक झोंक भी हुई सलीम उलीम से, और मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास लोड में की वीडियो भी है मेरे फ़ोन में। प्रदेश के पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज के समृद्ध बेस चिकित्सालय में पहली बार 248 स्थायी नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस साल वर्षवार भर्ती की गई है और नर्सिंग अधिकारियों से अपेक्षाएं जताई कि वो अस्पताल में बेहतर सेवाएं देकर अस्पताल और अपने नाम को रोशन करें। मैं कह सकता हूँ कि अब जो कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के पद रिक्त थे वो आज पूरे हो गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अब फैकल्टी की भी दिक्कत नहीं है, नर्सिंग अधिकारी भी अब पूरे आ गए हैं और इसके साथ ही सारी सुविधाएं हम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि। नमस्कार, मैं प्रीति बडोला जॉली ग्रांट से। आज हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज हमें नियुक्ति पत्र का मिलने जा रहा है, जिसके लिए हम डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हम ऐसी अच्छी सेवाएं हमारे राज्य को देते रहें। मेरा नाम नीरा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है आज हमारे बीच
बीच में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमारे लिए ये कार्य किया गया है। इतने सालों से जो हम लोग बेरोजगार ऐसे घूम रहे थे और आज हमारे लिए जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये काम किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। हम सभी भाई बहनों को जो आज हर्ष के दिन जो आज हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया, हम उसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जॉलीग्रांट से हम यहाँ पे आज ये नियुक्ति पत्र लेने के एकत्रित हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री और डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम बहुत खुश हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आज हमें नियुक्ति पत्र ये मिल चुका है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई हूँ आज अपना नियुक्ति पत्र लेने श्रीकोट श्रीनगर। यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें नियुक्ति पत्र दिए हैं जिससे हम बहुत खुश हैं। हमें हर्ष और उल्लास है और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम अच्छे से अच्छी सेवा देंगे यहाँ पर। और मैं भी यहाँ पर आज अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई हूँ जो कि हमें माननीय मंत्री जी ने हमें दिए हैं और हम आगे अपनी सेवाओं को ऐसे ही अच्छे से प्रदान करेंगे और बेहतर सुविधाएं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के 4 जिलों में 17 स्थानों के नाम बदले हैं। देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने पर स्थानीय निवासी राजपूत समुदाय ने विरोध दर्ज किया और उनका कहना है कि ये नाम उनके पूर्वजों के सम्मान में दिया गया था, जिसे सरकार ने मुस्लिम का मियां समझकर बदल दिया है। अब मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है, इसे वापस से मियांवाला करने की बात कही गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। धामी सरकार के इस निर्णय के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर देहरादून नगर निगम के मियांवाला का नाम रामजी वाला किए जाने पर विवाद छिड़ा हुआ है। जानकार बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान कांगड़ा जिले में कभी गुलेर रियासत का गौरवशाली इतिहास रहा है। रियासत न केवल अपने शासन और संस्कृति के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके गहरे संबंध उत्तराखंड की गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल रियासतों से भी था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के लगभग 13 राजाओं के वैवाहिक और पारिवारिक रिश्ते हिमाचल प्रदेश की रियासतों, विशेष रूप से गुलेर से जुड़े हुए थे। इन रिश्तों ने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को मजबूत किया था। गढ़वाल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगभग 60 वर्षों तक शासन करने वाले राजा प्रदीप शाह का ससुराल गुलेर रियासत में थी। इसी तरह टिहरी गढ़वाल के तीसरे राजा प्रताप शाह की महारानी, जिन्हें गुलेरिया जी के नाम से जाना जाता था, गुलेर रियासत से थी। ये महारानी टिहरी के राजा कीर्ति शाह की माता व महाराजा नरेंद्र शाह की दादी भी थी। इन वैवाहिक संबंधों ने गुलेर और गढ़वाल टिहरी के बीच एक मजबूत कड़ी स्थापित की थी। गुलेर रियासत के लोगों को मियां की सम्मानजनक उपाधि से नवाजा गया, जो उस समय की बोलचाल और परंपरा में प्रचलित हो गया। वहीं बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। ये चाहते हैं कि हमारा नाम, जो हमारे गांव का नाम जो है एज इट इज यथावत रहना चाहिए, मियांवाला ही रहना चाहिए। है जी, मियांवाला रहना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि ये नाम ऐसा वैसा नहीं है किसी ने अपने आप रख दिया। सन 1676 से इतिहास में देहरादून के गजेटियर में मियांवाला नाम है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मियांवाला को एज इट इज मियांवाला रहना चाहिए। पूरे जिले में पहचान है मियांवाले की, चाहे चकरौता से चले जाओ, इधर डिस्ट्रिक्ट तक चले जाओ, पूरे गाँव में पूरे मियाँ जो जिले का देहरादून है, पूरे मियांवाला, पूरे न्याय पंचायत में, यहाँ सोसाइटी पूरे 11 गाँव की सोसाइटी मियांवाले में है। तो इसलिए इसको चेंज नहीं कहते। आज हम लोग बहुत ही दुखी मन से यहाँ आए हैं, इस पीड़ा को लेकर कि हमारा नाम रातों रात बदल दिया गया। और क्यों बदला, किन लोगों ने बदला, इसका हमें कोई संज्ञान नहीं है। हमें अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि हमारे मियांवाले का नाम रामजी वाला कर दिया गया है। किससे पूछा गया, कौन लोग थे, क्योंकि पुराने लोग तो हमारे बीच में हैं,
और यदि कोई लोग इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं तो उनका पर्दाफाश होना है। वो क्या चाहते हैं? आज सरकार का मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो मियाँ वाला नाम को हटाकर राम जी वाला किया है, पूरे क्षेत्र की जनता और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करते हैं कि राम जी का नाम देकर उस क्षेत्र को जो सौगात उन्होंने दी है, इससे बड़ा भी नाम नहीं हो सकता। हम उनका आभार देते हैं। आपको बता दें कि प्रदीप शाह के शासनकाल से ही गुलेरिया लोग अपने रिश्तेदारों के साथ गढ़ आने थे। इन लोगों को डोलेर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ कि वे दुल्हन यानी रानी की डोली के साथ साथ गढ़वाल आए थे। ये गुलेरिया लोग बड़े और सम्मानित राजपूत हुआ करते थे, जिनका प्रभाव और पहचान दोनों क्षेत्रों में फैली हुई थी। जब रियासतों से लोग गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल की ओर आए तो गुलेरिया भी उनके साथ थे। गढ़वाल और टिहरी के राजाओं ने इन लोगों को अपनी सेवा और रिश्तेदारी के सम्मान में कई जागीरें प्रदान की। इनमें से एक प्रमुख जागीर देहरादून के पास मियाँ वाला थी। ये बात साफ करना आवश्यक है कि मियाँ कोई जाति नहीं, बल्कि यह गुलेरिया लोगों के लिए प्रयुक्त एक उपाधि थी जो मूल रूप से गुलेर रियासत से संबंधित थी। राजा प्रदीप शाह ने इन गुलेरिया लोगों को मियाँ वाला से लेकर कुआं वाला तक की विशाल जागीर प्रदान की थी, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और सम्मानजनक जीवन भी जी सकें। इन जागीरों के साथ साथ गुलेरिया लोग गढ़वाल और टिहरी के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। आज भी टिहरी गढ़वाल के विलंगना ब्लॉक में कांडारस्यू और जखन्याली गांव, नरेंद्रनगर ब्लॉक में रामपुर गांव, पौड़ी गढ़वाल में नौगांव, खाल के निकटवर्ती क्षेत्र और उत्तरकाशी के नंदगांव आदि जैसे गांवों में मियाँ कहे जाने वाले ये लोग निवास करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो। वाली बात है कि मुख्यमंत्री के आखिर सलाहकार कौन लोग हैं? कहीं मुख्यमंत्री को पद से मुक्त करने का ये षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है? कहीं अधिकारी प्रतिद्वंद्वियों के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं? इस पर गंभीर जांच मुख्यमंत्री जी को करानी चाहिए, क्योंकि मियाँ वाला का नाम जिस तरह से बदला गया है उससे केवल वहां की स्थानीय जनता में आक्रोश नहीं है, समूचे गढ़वाल में आक्रोश है। क्योंकि आपने राजपूत कम्युनिटी में मियाँ कहा जाता है, उसका आपने नाम बदल दिया, और नाम बदला भी तो आपको कोई नाम हमारे शहीद जो 42 शहीद हुए हैं इस राज्य को प्राप्त करने में, उनके नाम याद नहीं आए। आपको यहाँ के उत्तराखंड की जो उपजाऊ भूमि ने इतने सारे सपूत दिए हैं, उनके नाम याद नहीं आए। देखो, यूकेडी का इस प्रकार से जो बीजेपी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति होती है उसका हमेशा विरोध करती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का हमेशा एक नारा रहा है कि उत्तराखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हैं उत्तराखंड के 4 सिपाही। तो हम तो किसी भी धर्म विशेष और इसकी कोई बात ही नहीं करते हैं। और जहां तक अभी ये देहरादून में या उत्तराखंड में जो नाम बदली हुए हैं, ये बीजेपी सरकार की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ मात्र जो उत्तराखंड में जो तथकथित अपने आप को बीजेपी सरकार बोलती है कि हम सनातनी हैं, वो उनका एक विरोधाभास है। देखिए, जो मियाँ वाला का नाम परिवर्तित किया गया है, चाहे अन्य प्रदेश भर में अन्य स्थानों के नाम आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित किए गए हैं, निश्चित रूप से ये जनभावनाओं के अनुरूप है, हमारी संस्कृति और विरासत की भावनाओं के अनुरूप है। लेकिन जो लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, उन्हीं लोगों को आज इस बात का कष्ट हो रहा है, जबकि मियाँ वाला के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा ही नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और जिनको इस नाम परिवर्तित होने से कष्ट हो रहा है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि मियाँ का नाम मूल हिंदी और उर्दू भाषाओं से जुड़ा हुआ है और यह आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में प्रयोग होता है। यह अरबी शब्द मियाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महाशय या श्रीमान। एक सम्मान सूचक संबोधन है। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। मियाँ वाला नाम बदले जाने के विरोध पर धामी सरकार पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। अब देखना होगा सरकार क्या एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर चैत्र
रामनवमी की धूम है। रविवार को श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर नवरात्र का व्रत पूर्ण किया। रामनवमी पर मां रेणुका कुटेटी देवी मंदिरों में पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार सुबह से ही लगी रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।